नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर अपन ने रावल समर सिंह तक के राजाओं का जो वर्णन था वो कर लिया था। तो आज वाले वीडियो के अंदर रावल समर सिंह के आगे वाले जो शासक है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो रावल समर सिंह से आगे कौन कौन से राजा हुए थे मैं उसकी बात आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ। तो आप सारे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जाऊंगा वो नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रावल समर सिंह के दो भाई हुए थे। एक का नाम तो था रावल रतन सिंह, सॉरी, दो बेटे हुए थे। एक का नाम था रावल रतन सिंह, एक का नाम था कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण तो नेपाल चला गया था, अपने पास में जो अगला राजा बचता है उसका नाम था रावल रतन सिंह। तो रतन सिंह की बात करते हैं। 1302 में राजा बनता है, 1303 तक रहा था रावल रतन सिंह। राजा बनने के बाद में इसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसकी बात मैं आपसे करूंगा। सुनिएगा ध्यान से, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये भारत है। भारत के नीचे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, आप सभी जानते हो। प्राचीन समय में श्रीलंका को कहते थे सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप के एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। एक इनकी पत्नी थी जिनका नाम था कमलावती। एक इनका भाई था गोरा। एक उनका बेटा था बादल। एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, इसी को कहते हैं पद्मिनी। और पद्मिनी के पास में एक तोता था, हीरामन तोता। तो सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी मित्रों, जिसका नाम था पद्मावती या पद्मिनी, जिसके पिता का नाम था, श्रीलंका को ही सिंहल द्वीप कहते थे। पिता का नाम था गंधर्व सेन, मम्मी का कमलावती। गोरा जी पद्मावती के चाचा जी थे, बादल इनका भाई था, हीरामन इनके पास में तोता था। ऐसा कहा जाता है और इतिहासकार कहते हैं कि पद्मावती इतनी खूबसूरत महिला थी कि जहाँ कहीं पर भी जाती थी ये, वहाँ पर झरने वगैरह ऑटोमेटिकली बहने लगते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि ये पानी जब पीती थी तो इनके गले के अंदर दिखता था। तो इतनी सारी बातें इनके गुणगान के अंदर जो है वो की जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आप ऐसा कह सकते हो कि मिस यूनिवर्स का टाइटल उस समय में अगर किसी महिला को दिया जा सकता था तो वो पद्मावती थी, उन्हीं को दिया जा सकता था। ऐसी महिला के पास में एक तोता है और उस तोते का नाम है हीरामन। हीरामन तोता जो है वो मित्रों अपनी तरफ बोलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वैसे का वैसे हीरामन तोता भी जो है वो आपसे क्या करता है, बात कर सकता है। तो ये अपनी तरह से बोलते थे, इतने टैलेंटेड ये हुआ करते थे। ये तोता बात करता था। ऐसे तोते आज की तारीख में अपने गागरोन फोर्ट जो है झालावाड़, वहां पर ये पाए जाते हैं। कहानियों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक बार हीरामन तोता जो है वो यहाँ से उड़ जाता है और उड़ने के बाद में ये पूरे भारत के अंदर घूमता है और एंड में ये चित्तौड़गढ़ आया। और चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा कौन थे? रावल रतन सिंह। तोता वहां पर आया, आने के बाद में उसने रतन सिंह जी को देखा। अब मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ ना कि रतन सिंह को देखा, तो जिन विद्यार्थियों ने, ज़्यादातर लोगों ने एक पिक्चर देख रखी होती है पद्मावत, तो उनके वो पद्मावत जो है वो माइंड में आ जाती है और उन्हें लगता है कि शाहिद कपूर जो था वही रतन सिंह था। ऐसा नहीं है। शाहिद कपूर एक, उसमें बताया गया है रतन सिंह जी काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्तित्व के धनी थे। उनको जब वो देखता है तो देखने के बाद में वो कहता है कि रतन सिंह जी, मैं श्रीलंका से आया हूँ और वहाँ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती, और थोड़ी देर पहले मैंने उसके गुणगान में जितनी भी बातें बताई वो सारी बातें उसको बताता है। और बताने के बाद में वो कहता है ये जो पद्मावती है, इसके लायक अगर कोई राजकुमार या राजा इस पूरे भारतवर्ष के अंदर है
तो वो रतन सिंह जी आप ही हो, और उसको अगर किसी से शादी करनी चाहिए तो आपसे ही करनी चाहिए। तो मित्रों, आप सोचो कि अगर किसी महिला की इतनी गुणगान की बातें किसी व्यक्ति के सामने की जाए और एंड में ये कहा जाए कि उस महिला के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, तो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात होती है या नहीं होती है? होती है। तो रतन सिंह जी को लगा कि भाई उससे मुझे विवाह करना चाहिए, और कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह जी यहाँ से निकलते हैं और 12 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में वे सिंहल द्वीप पहुंचे। भगवान श्री राम को ही जाने में इतना समय लग गया हो, तो रतन सिंह जी तो आपके और मेरे जैसे आम इंसान थे, तो इनको वहाँ पहुँचने में 12 वर्ष लगे, और जाने के बाद में इन्होंने किससे विवाह किया? पद्मावती जी से। और विवाह करने के बाद में यहाँ से ये निकलते हैं और ये वापस जो है वो कहाँ पर आ जाते हैं? चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं, वहाँ आकर रहने लग जाते हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन इनका चल रहा था, किसी प्रकार की जीवन में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था। नाम था उसका राघव चेतन, या उसको काला जादू करने के कारण काला चेतन भी कहते थे। तो राघव चेतन या काला चेतन नाम का तांत्रिक था जो रतन सिंह के दरबार में था। किसी बात को लेकर रतन सिंह और इसकी लड़ाई हो जाती है, और ये राघव चेतन दिल्ली चला गया, और दिल्ली में उस समय जो राजा थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर तो था ही था, मैं गलत बोल गया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रतन सिंह उसके पास में गया और उसने जाकर कहा कि ये जो महिला है पद्मावती, वो इतनी खूबसूरत है, ये किसी की पत्नी होनी चाहिए तो आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा ये किसी की पत्नी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रतन सिंह छोटा राजा है, आप बड़े राजा हो, ताकतवर राजा हो, आपके पास में होनी चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का वह राजा हुआ जो स्वयं कहता था कि दुनिया द्वारा बनाई गई हर एक नायाब चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन का अधिकार है। मतलब जो इतनी अच्छी चीज़ें इस दुनिया के अंदर बनाई गई हैं, उस पर सबसे पहले अगर किसी का अधिकार है तो वो किसका है? अलाउद्दीन का अधिकार है। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पद्मावती से शादी करने के लिए कहाँ आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, इस कहानी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। एक इतिहासकार इस कहानी को लिखता है, उस इतिहासकार का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। किताब लिखी है पद्मावत 1540 के अंदर, और इस पद्मावत 1540 के मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है ये एक बात बताई है कि इसलिए ये युद्ध जो था वो हुआ था। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखेंगे युद्ध के कारण, और कारणों के अंदर पहला कारण लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार युद्ध का जो कारण था वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती से क्या करना चाहता था? विवाह। और ये सारी बात इन्होंने किस में लिखी है? पद्मावत में। और ये किताब इन्होंने कब लिखी थी? 1540 में। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि ये कहानी झूठी है। कैसे झूठी? मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। जो राजा 1302 में बना हो और 1303 में जिसकी डेथ हो गई हो, कितना समय हो गया भाई? एक साल रहा मुश्किल से। एक साल के अंदर कोई राजा वहां से श्रीलंका जा सकता है क्या? जाके शादी करके आ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, किताब कब लिखी गई है? 1540 में। घटना कब की है? 1303 की है। मैं आप लोगों से अब ये कहूँ कि भाई अगर तुम लोगों को एक किताब लिखनी है और वो महात्मा गांधी के बारे में लिखनी है, तुम लोग 2023 में जी रहे हो, तो तुम लोग वही बातें लिखोगे जो या तो तुमने कहीं पर पढ़ी है या फिर जो है वो तुमने किसी के मुंह से सुनी है। तुमने खुद तो महात्मा गांधी को देखा नहीं कि वो कैसे थे। तो इतिहासकार कहते हैं कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी ना होकर पुंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन से द्वीप की थी? पुंगल द्वीप की राजकुमारी थी। और पुंगल पड़ता है बीकानेर में, और वहां पर एक कहावत भी चलती है कि पुंगल दीपरी पद्मिनी और वाह प्रणयी चित्तौड़। क्या कहावत चलती है? पुंगल दीपरी पद्मिनी और वाह प्रणयी चित्तौड़। तो ये कहावत भी वहां पर चलती है, और इतिहासकार कहते हैं कि वहां की वो थी, और उसने जो है वो वहां पर शादी करी थी रावल रतन सिंह से। और ये बात सही भी साबित होती है। पुंगल जो है वो बीकानेर में है,
एक आपके एग्रीकल्चर में पुंगल नस्ल की भेड़िया बकरी भी होती है जो बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और इसको अपन मान भी सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये वाली सारी बातें लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, अपने याद रखनी है ये सारी बात, क्योंकि अपने सवाल पूछे जाते हैं तो एग्जाम में ये आता है, तो अपने को ये सारी बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लें कि भाई मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार क्यों हुआ था, तो पद्मावती से विवाह करने के लिए। अन्य इतिहासकारों ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ का सैनिक महत्व था। कैसा महत्व था? सैनिक, यानी अलाउद्दीन खिलजी को पूरा भारत जीतना था, वो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। तो अगर पूरा भारत आपको जीतना है तो फिर तो चित्तौड़ को भी आपको जीतना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप चित्तौड़ जीत लेते हो तो राजस्थान वाले वैसे ही डर जाएंगे, क्योंकि चित्तौड़ बड़ी रियासत थी। तीसरी बात आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई अगर आपको गुजरात जीतने के लिए जाना है और बीच में आपके चित्तौड़गढ़ आ रहा है तो उसको जीतना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए उसने वहां पर आक्रमण किया था। दोनों बातें हैं, आप दोनों याद रखिएगा, अपने काम की है, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन आगे वाली युद्ध की बात करते हैं। लिखिए इसको। चलिए, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अगली बात ध्यान से सुनना आप। किले हमेशा कल्चर में सर आपको और पढ़ाए जाएंगे, पर किले हमेशा इसलिए बनाए जाते थे कि अपने ऊपर कोई अगर आक्रमण करे तो आक्रमण करने के बाद में अपन ये देखें कि अपनी परिवार को, अपनी सेना को लेकर जो है वो अपन किले में चले जाएं, अपन किले के अंदर आराम से रहें। सेना के ऊपर जो भी बाहर से आक्रमण करने वाला आएगा वो उस किले के चारों तरफ घेरा डालेगा। फिल्म में भी आप लोगों ने देखा होगा। और घेरा डालने के बाद में जब तक अपने पास में खाने पीने की वस्तुएं होगी तब तक अपन लड़ेंगे। खाने पीने की वस्तुओं को उस समय में रसद कहते थे। लड़ेंगे और जब अपने पास में खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाएगी, अपन भूखे मरने लगेंगे। तो भूखे मरने से बेटर है अपन लड़कर मरना समझते हैं। अब खाने पीने की वस्तुएं लिमिटेड होती है, आप कितनी किले के अंदर स्टॉक करोगे? बाहर अगर आपके सेना ने चारों तरफ घेरा डाला हुआ है तो आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो बचोगे कैसे? तो कितना स्टॉक करोगे आप? वो चीज़ें लिमिटेड होती थी, तो लिमिटेड होती थी तो राजा महाराजा जितना हो सकते थे उतना करते थे, लड़ते थे। लेकिन जब उन्हें लगता था कि अब अपन भूखे मरेंगे, रसद की सामग्री समाप्त हो चुकी है, तो फिर वे केसरिया साफा पहनते थे। कैसा पहनते थे? केसरिया। तो केसरिया पाग पहनते थे, और केसरिया पाग पहनने के बाद में युद्ध भूमि में कूद जाते थे। जब तक प्राण होते थे तब तक वे लड़ते थे, और लड़ते लड़ते ही वे वीर गति को क्या हो जाते थे? प्राप्त हो जाते थे। और दुर्ग के अंदर जो महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को ये पता होता था कि बाहर की कोई भी अगर सेना आएगी तो हमें हमारे सतीत्व की रक्षा करनी पड़ेगी, और वे सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करती थी, उसमें सारी कूद जाती थी और कूद कर अपनी जान दे देती थी। इसलिए उसको कहा जाता था जोहर करना। क्या कहते थे? जोहर। और जहाँ पर ये दोनों चीज़ें सम्मिलित रूप से होती थी
उसको कहते थे साका। क्या कहते थे? साका, याद रखना। तो जहां केसरिया और जौहर दोनों होता था उसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? साका कहा जाता था। तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो 3 जनों ने केसरिया किया था, रतन सिंह, गोरा, बादल। बाकी बहुत सारी सेना थी। जौहर किया था पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ, और यह मेवाड़ का, यह चित्तौड़ का पहला साका था। कैसा साका था भाई? पहला साका था। कहानियां बहुत सारी है, कहानियां आप सब लोगों ने सुनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है कि मुझे पद्मावती से एक बार दर्शन करवा दो, फिर मैं चित्तौड़ छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसे उसकी परछाई दिखाई जाती है, महल के अंदर खड़ा किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और उस तालाब के अंदर उसको परछाई दिखने वाली थी पद्मावती जी की। पद्मावती जी अपने महल में खड़ी होती है, और ऐसा कहते हैं कि परछाई में ही वो इतनी खूबसूरत थी कि फिर तो अलाउद्दीन खिलजी यही कहता है कि मैं तो इसको शादी किए बिना या इससे मिले बिना यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। तो इसलिए जो है फिर वो युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन बताता नहीं है, और फिर वो राणा जी जो थे रतन सिंह जी, इनको गिरफ्तार कर लेता है धोखे से, अपने टेंट हाउस के अंदर कैद कर लेता है, और वो एक ही शर्त रखता है कि मैं इनको एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर जो है वो मेरी मुलाकात किससे करवा दी जाए? पद्मावती जी से करवा दी जाए। पद्मावती बहादुर महिला थी, उसने कहा कि मैं आऊँगी आपसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने साथ में अपनी दासियों को लेके आऊँगी। अलाउद्दीन ने कहा मुझे शर्त आपकी स्वीकार है, आप तो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आइए। तो वो मिलने के लिए आती हैं, अपनी दासियों को साथ में लेकर आती है। दासियों के स्थान पर उसने महिलाओं के कपड़े पहनाकर गोरा और बादल के नेतृत्व में सैनिकों को बिठाया था। शुक्रवार के दिन सुबह वे जाते हैं, मुस्लिम सैनिक सारे नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, उन्होंने अटैक कर दिया, रतन सिंह जी को वहाँ से छुड़ा लिया, और फिर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर रतन सिंह, गोरा, बादल मारे गए, पद्मावती ने जौहर कर लिया। ये मेवाड़ का कैसा साका था? पहला साका था। तो ये बात आप लिख लेना। अगली बात, युद्ध के बाद अलाउद्दीन के कुछ हाथ में नहीं आया तो उसने ये किला अपने पुत्र को सौंप दिया। नाम था उसका खिज्र खां, और इसका नाम बदल कर दिया खिजराबाद। क्या कर दिया भाई? खिजराबाद। इसका वर्णन किस किताब में मिलता है? ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो अलाउद्दीन के साथ में एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में खिज्र खां कुछ समय तक रहा, फिर छोड़ दिया उसने भी, और उसने ये किला मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए उसको कहा जाता है मूछाला मालदेव। क्या कहा जाता है? मूछाला मालदेव। उसको सौंप दिया था। और रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही, रतन सिंह के कोई जीवित पुत्र नहीं था, इसलिए जो रावल शाखा सेम सिंह ने शुरू की थी वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये रतन सिंह अपना पूरा हो गया। इसको एक बार आप अच्छे से लिख लो, फिर अपन अगले राजा की बात। मैं तो राजीरा डेरा निरखण हो गया ये। चलो अगला राजा। अब 1303 से लगाकर 1326 तक ये किला मालदेव, मालदेव के पुत्र बनवीर, या कहीं कहीं पर इसका नाम जैसा भी मिलता है, और ये किला जो था वो स्टार्टिंग में खिज्र खां के पास में रहा, चित्तौड़गढ़, यानी मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर इन 3 लोगों का अधिकार रहा।
अब रतन सिंह जी मर गए, रावल शाखा समाप्त हो गई। अब क्या किया जाए, कैसे वापस उसको जीता जाए, कैसे उसको लिया जाए, क्या करें। तो अपन ने पढ़ा था एक, जो शायद आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं। एक राजा था जिसका नाम था राहब, जिसने एक गांव बसाया था सिसोदा। इसके वंशज कहलाते थे सिसोदिया, और इसने एक शाखा चलाई थी, राणा या महाराणा शाखा। तो ये जो राहब था, अब ये स्टोरी के अंदर आता है 1303 के अंदर। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर जब वहाँ शाका हुआ था, तब इस सिसोदा गांव के जो इस राहब ने बसाया था, यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था भाई? अरी सिंह। अरी सिंह यहाँ के राजा थे सिसोदा के। जो सिसोदा राहब बसा के पहले ही मर गया था, वे उसके वंशज थे। अरी सिंह जो थे वो अपने नाम के पीछे सिसोदिया लिखते थे और नाम के आगे राणा लिखते थे। कहानियों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक बार अरी सिंह जी जो थे वो जंगल के अंदर अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। तो जब वे जंगल में अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर रास्ते के अंदर एक लड़की जा रही थी जो अपनी रस्सी वस्सी पकड़ी हुई थी और भैंसों को चराने के लिए जा रही थी। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, ये नहीं होती है। तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो दोस्त थे उन्हें ये पता था कि हमारे साथ में अरी सिंह नामक यहाँ के सामंत है, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो एक दोस्त ने उस लड़की को छेड़ दिया, उसको कुछ कह दिया। तो लड़की इतनी बहादुर थी कि उसने उस रस्सी जो उसके पकड़ी हुई थी भैंसे चराने की, उसने फेंकी, और फेंकने के बाद में वो उसके जाकर पैरों में लिपटी, और पैरों में लिपटने के बाद में उसको उसने खींचा घोड़े को, तो घोड़ा जो था वो गिर गया और साथ में जो लड़का था वो भी नीचे गिर गया। तो वो गिर जाता है नीचे, और जब वो नीचे गिर जाता है तब अरी सिंह ऐसा सोचता है कि मैं इतना बहादुर हूँ और साथ में कौन बहादुर है, वो महिला भी इतनी बहादुर है, तो अपने बच्चे कितने बहादुर होंगे। यानी अरी सिंह वहाँ से सीधा जाता है उस महिला के पिता के घर पे और जाकर उससे कहता है कि मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूँ। और यह वह दौर था जिस दौर के अंदर राजा महाराजाओं की बच्चियों से शादी करने के लिए कोई मना करवाता भी नहीं था और करता भी नहीं था। तो उस व्यक्ति ने सीधे सीधे अपनी उस बच्ची का विवाह जो था वो हरि सिंह के साथ में करवा दिया। अब हरि सिंह ये सोचता है कि मैं सामंत हूँ, ये एक गरीब किसान की लड़की है, मैं इसको अपने घर पे कैसे लेके जाऊंगा। तो उसने उसी सिसोदा जागीर के अंदर अलग से एक महल बनवा दिया। किसके लिए? उसके लिए, उस महिला के लिए, और वहां रहने लगा। और इस हरि सिंह और उस महिला से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम था राणा अमीर सिसोदिया। अब 1303 वाला जो ये युद्ध हुआ था रावल, रतन सिंह और अलाउद्दीन वाला, तो उसमें हरि सिंह को भी बुलाया गया था लड़ने के लिए, और हरि सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो जब प्राप्त हो गया वो वीर गति को, तब उस महिला ने सोचा, जो इस राणा हमीर की मम्मी थी, कि भाई अपन ने हरि सिंह से शादी करी थी, ये बात तो उसके घर वाले तो जानते ही नहीं है, उसको तो अपन को तो उसने एक अलग से रूम में रखा था, अलग से महल बनवा के रखा था। क्या पता उसके घर वाले अपने को अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। इसलिए वो जो महिला थी अपने बच्चे हमीर को लेकर जो है वो अपने पिता के घर पे चली गई। तो अपने घर की अगर कोई बच्ची है, अपने घर की कोई अगर महिला है जो विधवा हो चुकी है, और वो अगर अपने पिता के घर पे जाके रहती है, तो नाम अपना खराब होता है, उनका खराब नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो जब अपना नाम खराब होता है, तो जो अगले सामंत बनते हैं सिसोदा के, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को जब इस बात का पता चला कि हरि सिंह जी के एक पुत्र भी है, उनकी एक पत्नी भी थी, तो वे उस किसान के घर पे गए और वहां पर जाकर जो है वो अपनी भाभी को और उस भतीजे को लेकर आए, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम हमारे साथ में चलो, तुम्हारा उस जागीर के अंदर हिस्सा है और हम तुम्हें वहां पर रखेंगे अच्छे से, और तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाएगा। तो जब लक्ष्मण सिंह ने ये आश्वासन दिलाया, तब वो महिला वहां से वापस आती है और हमीर भी वापस आता है। कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि एक बार सिसोदा के ऊपर किसी बाहरी सेना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब कर दिया, तो ये जो लक्ष्मण सिंह था, ये अपने लड़के को, अपने बच्चे को लड़ने के लिए भेजता है, जिसका नाम था सज्जन सिंह, लेकिन वो हार कर आ गया। दूसरी बार लड़ने के लिए हमीर को भेजा गया। हमीर बहादुर था और उसने उस सामने वाले को हरा दिया। तो लक्ष्मण सिंह ने यह घोषणा करी कि मेरे बाद में इस सिसोदा का जो अगला सामंत बनेगा, वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं बनेगा, वो एक ताकतवर बहादुर व्यक्ति बनेगा। और अगला कौन बनेगा? हमीर बनेगा। तो अगला हमीर को जब सामंत बनाया जाता है, तो ये हमीर 1326 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर।
इस मालदेव को और इस बनवीर को हराता है और ये 1326 के अंदर हमीर जो था ये मेवाड़ का नया शासक बनता है और ये अपने नाम के आगे राणा लिखता था और पीछे जो है ये सिसोदिया लिखता था। और ये कब बना था राजा, तो ये 1326 में बनता है और 64 तक रहता है। तो मेवाड़ में यहीं से राणा या महाराणा शाखा की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, पहले इस वंश को अपन गुहिल वंश कहते थे, अब इसको साथ साथ में क्या कहने लग गए, सिसोदिया वंश भी कहने लग गए। तो गुहिल सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई, राणा या महाराणा शाखा की शुरुआत हुई। अगर हमीर नहीं होता तो मेवाड़ का राजवंश समाप्त हो जाता, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक हमीर को कहा जाता है। और महाराणा कुंभा ने एक प्रशस्ति लिखवाई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसके अंदर इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब होता है विकट परिस्थिति में सिंह के समान, विकट परिस्थिति में सिंह के समान। इसको कहा गया है? हमीर को कहा गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यहां पर राणा या महाराणा शाखा की शुरुआत हुई। आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे यहां पर गुहिल सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई। नोट डाउन कर लो पे इसको फटाफट, फिर आगे वाला पढ़ते हैं। चलिए भाई, ये राजा हो गया अपना। तो 1326 से 64 तक तो अमीर रहा था। इसके बाद में जो बनता है उसका नाम है महाराणा खेता। सॉरी, वो कोई फोन आ गया था। महाराणा खेता जो है 1364 में राजा बना था, 1382 तक ये रहा था। देखो, दो तीन बातें याद रखनी है, ज्यादा कोई माता फोड़ी वाली बात है नहीं। महाराणा खेता के दो पासवान पुत्र थे। पासवान का मतलब होता है राजा की प्रिय दासी। नाम था उसका पद्मा खातन। तो महाराणा खेता के दो पासवान पुत्र थे जिनका नाम था, एक का नाम तो था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। इसलिए याद रखना है क्योंकि चाचा और मेरा ने फिर कालांतर के अंदर जो थी वो हत्या कर दी थी। किसकी हत्या करी थी? तो ये याद रखना कि भाई महाराणा मोकल की हत्या करी थी। वो मैं आगे आपको और बताऊंगा कि कैसे उन्होंने हत्या करी थी। तो ये पुत्र किसके थे ये याद रखना। दूसरी बात
महाराणा खेता के ने मालवा, मालवा यानी आज का आपका एमपी वाला भाग, मालवा के एक शासक थे दिलावर खां गोरी, उस दिलावर खां गोरी को पराजित किया था। और फिर ये अपन देखेंगे कि मेवाड़ वाले हमेशा मालवा वालों से लड़ते ही रहे थे। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई थी, मान लो कोई ऐसा आपसे पूछ लेगा, तो महाराणा खेता के समय हुई थी। दो बात याद रखनी है, एक तो इसके पासवान पुत्र थे, दासी के पुत्र थे, पद्मा खातन नाम की दासी थी, नाम था चाचा और मेरा। मालवा एमपी के अंदर दिलावर खां गोरी को इन्होंने पराजित किया था, यानी मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत खेता के समय हुई थी। अगला राजा इंपोर्टेंट है, बड़ा शासक है, नाम है उसका महाराणा लाखा। ओरिजिनल नाम तो लक्ष्य सिंह था, बदल के लोगों ने बोलना नहीं आया तो लाखा कर दिया। 1382 के अंदर ये राजा बना था, 1382 से 1421 तक ये रहा था। ये इंपॉर्टेंट शासक है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि महाराणा लाखा के समय जावर गांव में एक चांदी की खान निकली, जिससे लाखा पैसे वाला हो गया। दूसरी बात ये, महाराणा लाखा के समय एक झील बनवाई गई थी पिछोला, किसने बनवाई थी, तो एक बंजारा था, नाम था उसका चित्रमल बंजारा। कहीं कहीं पर इसका नाम पिच्छू बंजारा भी मिलता है, ये भी याद रख लेना। तो चित्रमल बंजारा या पिच्छू बंजारा नाम का एक जो बंजारा था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। पिछोला के अंदर 3 इमारतें हैं, एक का नाम तो है जग मंदिर, एक का नाम है जग निवास, और एक का नाम है नटनी का चबूतरा। पहले का नाम क्या है, जग मंदिर, दूसरे का नाम क्या है, जग निवास, तीसरे का नाम क्या है, नटनी का चबूतरा। जग मंदिर का निर्माण कार्य महाराणा प्रताप के पोते कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा करवाया था। जग निवास जगत सिंह द्वितीय ने ही शुरू करवाया था और उसी ने पूरा बनवाया था, इसलिए इसको जग मंदिर कहते हैं। नटनी का चबूतरा महाराणा लाखा ने बनवाया था। कहानियों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लाखा के समय एक नट जाति की महिला थी। नट जो होते हैं, जो करतब दिखाते हैं, जो रस्सी पे चलने का काम करते हैं, और नट जाति की जो महिला होती है उसको नटनी कहते हैं। तो नटनी थी जो ऐसा कहते थे कि बहुत लंबी दूरी तक रस्सी पर चल जाया करती थी। अब 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर ऐसा कुछ चले तो अपन मान लेते हैं, आपने फिल्मों में, सीरियल्स में देखे होंगे कि तंबू, 2 तरफ लकड़ियां बांधी जाती हैं, बीच में रस्सी बांधते हैं, उस रस्सी के ऊपर चलने का काम महिलाएं करती है। तो ऐसे कम समय में कोई चल जाए तो अपन तो वो तो मान सकते हैं, लेकिन लंबा अगर कोई चले तो वो मानने में नहीं आता है। यहाँ पर ऐसा कहते थे कि 1-1, 2-2 किलोमीटर वो महिला चल जाया करती थी। तो लाखा के दरबार में भी बात पहुंची, पहले टाइम पास करने के साधन होते नहीं थे, तो लाखा ने कहा कि भाई अपने दरबार में भी नटनी को बुलाओ, उससे पूछते हैं कि भाई देखो वो कैसे चलती है। तो नटनी आई, नटनी को कहा कि भाई हमारे यहाँ एक झील है जिसका नाम है पिछोला, तो उसको पार कर देगी क्या? तो उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल कर दूंगी पार मैं तो। कि आप तो इसको पार करने की क्या बात करते हो, मैं तो इससे डबल डबल पार कर दूँ, मतलब बड़े जोश में आ गई। तो लाखा ने कहा कि भाई हमारे झील को पार कर देना, अगर तुम बीच में गिर के मर गई तो हमारी उसमें कोई भी गारंटी नहीं है। तो उस महिला ने कहा कि चलो ठीक है साहब, आपने कह दिया तो ये बात है, लेकिन बदले में इनाम में मुझे जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलना चाहिए। तो ठीक है भाई क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि मुझे 1000 एकड़ भूमि चाहिए, मतलब 1000 एकड़ मेरे को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अब लाखा दरबारियों के सामने एक बार हाँ तो कर चुका था, मना तो वो कर ही नहीं सकता था। तो उसने कहा चलो ठीक है, आपको 1000 एकड़ क्या दे दी जाएगी, भूमि दे दी जाएगी। अगले दिन जो दरबार लगता है मेवाड़ का, वो पिछोला झील के किनारे पर लगा। इस किनारे पर एक लकड़ी बांधी गई, उस किनारे पर बीच में रस्सी बांधी गई और नटनी को कहा कि अब आप इसके ऊपर चलो। तो ऐसा कहते हैं कि वो नट जाति का पुरुष अपना ढोल बजा रहा था, नटनी उसके ऊपर चल रही थी। जैसे जैसे वो झील में आगे बढ़ रही थी, लोगों को तो मजा आ रहा था, तो वहाँ जो सामंत वगैरह बैठे थे उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, कमॉन नटनी कमॉन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस प्रकार से नटनी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और आधी पिछोला पार कर जाती है। इधर लाखा जी टेंशन में थे कि अगर ये पूरी पार कर गई तो अपने को तो जो है वो बीच रास्ते के अंदर ही इसको 1000 एकड़ क्या देनी पड़ेगी, भूमि देनी पड़ेगी। इधर सामंत सारा उसके जोश दिला रहे थे। तो लाखा जी को गुस्सा आया और लाखा जी ने सारे सामंतों को अपने पास में बुला, उन्होंने कहा
कि तुम बड़ा कमौन कमौन तो कर रहे हो, लेकिन अगर इसको भूमि देनी पड़ी तो वो भूमि जो है वो मैं मेरी अपनी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी काट के तुम्हारी भूमि में से दूंगा। तो सामंत सारे टेंशन में आ गए और अब प्लान करने लगे कि इसको कैसे रोका जाए। तो कोई तो कहता है कि उस रस्सी को काट दिया गया था, कोई कहता है कि उस महिला का बच्चा वहां पर खेल रहा था, उस बच्चे को मारा गया। तो बच्चा रोया रोया तो माँ का दिल पसीजा, और माँ का दिल पसीजा तो बीच पिछोला में गिरकर जो है वो नटनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और फिर लाखा जी ने उसकी याद में वहां पर एक चबूतरा बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, नटनी का चबूतरा। ये तो बात हो गई कि भाई लाखा के समय जनरल सी बातें क्या होती। अब एक बड़ी बात होती है, बड़ी बात ये थी कि लाखा के समय मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था रणमल। हालांकि इन्हें राजा नहीं बनाया गया था, इनके बड़े भाई को बनाया गया था, कान्हा जी को, और इन दोनों के जो पिताजी थे उनका नाम था राव चूड़ा। रणमल को एक छोटी सी जागीर दी गई थी जोजावर गांव की। कौन से गांव की? जोजावर गांव की। और रणमल इन छोटी सी जागीरों में से खुश होने वाला नहीं था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। प्लान ये था कि रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। ये सोचता है कि हंसाबाई का मैं विवाह महाराणा लाखा के एक बड़े पुत्र थे जिनका नाम था कुंवर चूड़ा, इनके साथ में करवा देता हूं। इनके साथ में करवाऊंगा तो कुंवर चूड़ा मेरे जमाई हो जाएंगे, लाखा मेरे ब्याई जी हो जाएंगे। और लाखा अगर ताकतवर है तो हमेशा अपन भी क्या रहेंगे, ताकतवर ही रहेंगे। और कुंवर चूड़ा जो है वो कौन है, अपने जमाई है, तो अगले राजा ये बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे थे। तो अगले राजा अगर ये बनते हैं तो अपन जो है वो क्या रह जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए ताकतवर ही रहेंगे। मतलब ब्याई जी भी ताकतवर रहे और अपन भी ताकतवर रहेंगे, और ब्याई जी के मरने के बाद में जो है वो अपना कौन बनेगा, जमाई बनेगा। तो जमाई भी क्या रहेगा, ताकतवर रहेगा। तो अपना मतलब जब तक अपन जिएंगे तब तक अपना ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। और पहले जो शादियां होती थी वो संधियों के लिए ही करवाई जाती थी, ताकि अपनी पॉपुलरिटी बनी रहे। और आज भी आप अपने आसपास में देख लो कि अपन भी अपनी बहन बेटियों की जब शादी करवाते हैं तो कमजोर घरवाले के अंदर कोई नहीं करवाना चाहता है, सब लोग देखते हैं कि अधिकारियों के वहां पर करवाई जाए, ताकि अपना उनसे क्या हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, और अपन भी क्या बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। सारे के सारे लोग ऐसे ही तो सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि घी में घी सब डालते हैं, तेल में घी कोई नहीं डालता है, वो वाली बात है। तो वो जो थे कुंवर चूड़ा जी ने वहां पर जो है इनके साथ में रिश्ता लाया जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र के रणमल की तरफ से कुछ पंडित जी जो हैं वो लाखा के दरबार में आते हैं। गांवों में आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जब रिश्ता लेकर सामने से कोई आता है तो पंडित जी जो है वो नारियल लेके आते हैं, और वो नारियल देते हैं और रिश्ता तय माना जाता है। ये सगाई समारोह के अंदर अंगूठी पहनाने वाला रीति रिवाज जो है वो तो आजकल स्टार्ट हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप लोगों को भी ये बात पता होगी। तो मारवाड़ से पंडित जी आए, और पंडित जी आकर लाखा के दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि साहब हम मारवाड़ से आए हैं और आपके बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो लाखा ने मजाक मजाक के अंदर कह दिया कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, आजकल तो हमारे बेटों के लिए रिश्ते आते हैं। मतलब लाखा का कहने का मतलब ये था कि मैं खुद शादी करने के लिए अभी तक तैयार हूं, लेकिन हमारे बेटों के लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि लाखा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जनरली पहले राजा महाराजा 15-20 शादियां कर लिया करते थे। इधर पहले वाला बच्चा जो होता था वो बड़ा हो जाता था, राजा महाराजा को पता ही नहीं चलता था। और अब शादियां 35, 30, 25 साल की उम्र में होने लगी है। आप लोग अपनी मम्मी की उम्र की महिलाओं से पूछना कि मम्मी आपकी शादी कब हुई थी, तो 18, 19, 20 साल में तो जनरली शादी करवा ही देते थे, हाथों हाथ शादियां करवा देते पहले। तो जब 18 साल की उम्र में शादियां होती थी तो सगाई जो होती थी वो 13-14 साल की उम्र में कर दिया करते थे। तो इधर कुंवर चूड़ा जी 13-14 साल के हो गए और लाखा जी इधर शादी पे शादी कर ही रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे यार हमें तो कोई पूछते ही नहीं है, हमारे तो बेटों के लिए आजकल रिश्ते आने लग गए हैं। मेरे अंकल मुझे आज भी कहते हैं कि वो गोटियां खेल रहे थे, जो कंचे होते हैं ना, कंचे, उनको मारवाड़ी में गोटी कहते हैं, कि वो गोटियां खेल रहे थे और उनके ससुर जी आए और मेरे दादाजी से पूछा कि भाई लड़का कौन सा आ जाएगा, ये ओके डन, शादी हो गई, मतलब सगाई हो गई। तो पहले ऐसा हुआ करता था। तो इधर जो पंडित जी थे वो टेंशन में आ गए कि शादी करवाने आए थे इनसे, लाखा जी तैयार है। तो पंडित जी वापस बाहर आए, बाहर आके उन्होंने संपर्क किया मारवाड़ में रणमल जी से। तो रणमल कहता है कि यार अगर शादी इनसे हुई तो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है, लाखा भी बड़े राजा है, लेकिन अगले जो राजा बनेंगे वो तो कुंवर चूड़ा बनेंगे, कुंवर चूड़ा के बेटे बाद में राजा बनेंगे। तो अपने हंसाबाई से जो बच्चे पैदा होंगे उनका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से मुझे कोई जागीर मिली है उस प्रकार से उन्हें भी जागीर मिल जाएगी। अब क्या किया जाए, कैसे इसको संभाला जाए? तब वो उनको वापस पंडित जी को कुछ कहकर भेजता है, और पंडित जी अगले दिन दरबार में जाकर कहते हैं कि लाखा जी शादी तो आपके साथ में भी हो सकती है, लेकिन हमारी एक शर्त है। लाखा जी ने कहा शर्त बताओ। तो शर्त यह है कि अगर लाखा का विवाह
हंसाबाई के साथ में होता है तो मेवाड़ के अगले राजा कुंवर चूड़ा नहीं बनेंगे, हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा। लाखा ने सोचा बाद में जो होगी सो देखी जाएगी, अभी तो नई नवेली दुल्हन मिल रही है, उससे क्या कर लेते हैं शादी। तो लाखा और हंसाबाई का विवाह हो जाता है। इन दोनों से उत्पन्न जो पुत्र हुआ था उसका नाम था मोकल। अब कुंवर चूड़ा ने एक शपथ ले ली कि अगर मेरे पिता ने ये कहा है कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा तो मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं सामने से ये शपथ लेता हूँ, मैं कभी भी मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अगर कुंवर चूड़ा चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, अगर वे चाहते तो बगावत कर सकते थे, लेकिन अपने पिता की बात को रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनूंगा। या तो ऐसी शपथ महाभारत काल के अंदर गंगा पुत्र भीष्म ने खाई थी, या इस कलयुग के अंदर जो थी वो कुंवर चूड़ा ने खाई थी। गंगा पुत्र भीष्म के पिताजी थे महाराजा शांतनु, हस्तिनापुर के राजा थे। उन्हें बुढ़ापे के अंदर एक मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया था और वे मछुआरे के घर पे गए और जाकर कहा कि साहब मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है। मछुआरे ने कहा कि साहब शादी तो करवा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगला राजा फिर गंगा पुत्र भीष्म नहीं बनेगा, मेरी इस बेटी से उत्पन्न आपकी जो संतान होगी वही अगली क्या बनेगी, राजा बनेगी। तो उस शर्त को मान लिया जाता है और गंगा पुत्र भीष्म ने दो शपथ ली थी कि एक तो मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और दूसरी शपथ ये ली थी कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यहाँ पर इन्होंने एक ही शपथ ली कि मैं सिर्फ राजा नहीं बनूंगा, शादी तो मैं करूंगा। अब कलयुग के अंदर तो कोई एक ले तो भी बड़ी बात है, इसलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। लिखो फटाफट इसको, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो। मेरी बातें समझ में तो आपको आ ही रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि मैं इतना टफ तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बड़े अच्छे से बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। यही सवाल आते हैं, जग निवास कहाँ है, जग मंदिर कहाँ है, नटनी का चबूतरा कहाँ है, लाखा का ब्याह किससे हुआ था, मोकल किसका पुत्र था, ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगली लाइन, अब लाखा जी 10 साल के बाद मर जाते हैं जब मोकल मात्र 10 वर्ष का था। तो लाखा जी मरने से पहले कुंवर चूड़ा के लिए 4 घोषणाएं करके, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये फील हुआ कि सही मायने में राजा बनने के लायक अगर कोई व्यक्ति है तो वो कुंवर चूड़ा ही थे। वो ठीक है मैंने शादी कर ली, मोकल राजा बनेगा 10 साल का, वो अलग मैटर है। तो वे मरने से पहले 4 घोषणाएं करके गए और उन्होंने कहा कि इतिहास के अंदर चूड़ा के जो वंशज हुए हैं उन्हें कहा जाता है चुंडावत। वे मेवाड़ की 4 बड़ी जागीरें चुंडावतों को देकर गए थे। कितनी? 4। पहली तो दी थी सलुम्बर, एक दिया था आमेट, एक दिया था देवगढ़, एक दिया था बेगू। बेगू चित्तौड़ में पड़ता है, देवगढ़ राजसमंद, आमेट भी राजसमंद और सलुम्बर अभी अलग जिला बन गया, पहले उदयपुर में था। दूसरा वे कहकर गए थे कि मेवाड़ में हमेशा हरावल सलुम्बर के चुंडावतों के पास में रहेगी। अब आप कहोगे कि सर हरावल क्या होती है, तो सेना में आगे लड़ने वाली जो सेना होती है उसको हरावल कहते हैं। यानी मेवाड़ में कोई भी युद्ध होगा तो मरने का सबसे पहले अधिकार सलुम्बर के चुंडावतों के पास में होगा। यानी सेना में आगे वे लड़ेंगे, पीछे हैं दूसरे लोग लड़ेंगे, और हमेशा मेवाड़ में चंदावल में शक्तावत लड़ते थे। तो अपन पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो उसके अंदर मेवाड़ में हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम का सुर और रावत कृष्णदास चुंडावत कर रहे थे। तो आगे लड़ने का अधिकार सलुम्बर वालों के पास में होगा। अगर राजा बनाने को लेकर कोई समस्या है, मतलब मान लो ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई राजा जगमाल को बनाया जाए या फिर महाराणा प्रताप को बनाया जाए, तो उस मामले में अंतिम निर्णय जो है वो भी सलुम्बर वालों का होगा। किसका होगा भाई? सलुम्बर वालों का, कि राजा इसको बनाया जाए उसको बनाया जाए, ये लास्ट निर्णय भी सलुम्बर वाले करेंगे। और अंतिम बात कि अगर राजा वहां पर नहीं है, मान लो राजा बाहर गया हुआ है, तो कोई भी पत्र होगा उसके ऊपर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी जो है वो सलुम्बर वालों के पास में होगा। तो सिर्फ सलुम्बर वालों को राजा ही नहीं बनाया गया, बाकी मेवाड़ में दूसरे नंबर के जितने भी अधिकार थे वो सारे सलुम्बर वालों को ही दिए जाते हैं। ऐसा मेवाड़ के अंदर महाराणा लाखा कुंवर चूड़ा के लिए कर गए थे। तो मैं आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा और उनकी बात करेंगे, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।